सभी का स्वागत है आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में बच्चों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हम आज पढ़ने वाले होंगे नेक्स्ट वीडियो में चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब क्या है इसका कि मतलब वो कौन से कारक हैं जिसके द्वारा विद्युत अपघट्यों की चालकता बढ़ती है या फिर घटती है। जैसे मान लीजिए हमने एक पात्र में क्या लिया है NaCl और दूसरे में क्या लिया CH3COOH। ठीक है, इन दोनों को क्या करा हमने पानी में घोल दिया। अब वो कौन कौन से कारक होंगे जिसकी वजह से इनकी चालकता बढ़ने लगेगी। चालकता कैसे बढ़ेगी, एक चीज़ मैं आपको बताने से पहले रिकॉल करा दूं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था बच्चों। जैसे ही इसके अंदर कोई पदार्थ डाला जाता है, जैसे ये लिखा है Na+ और ये Cl-, पानी में डालते ही आयन क्या हो जाते हैं बच्चों, वियोजित हो जाते हैं। आयन डालते क्या हुआ, वियोजित हो गया। यहाँ हमने क्या लगाया, कैथोड, और ये क्या लाया, एनोड। ठीक है, यहाँ से हमने एक धनावेशित और एक ये ऋणावेशित, ये अपना कैथोड और ये अपना एनोड। ठीक है, लगा दिया हमने यहाँ से, इसको हमने इस तरह से तार से जोड़ दिया। अब इसके अंदर हमें कब ज़्यादा चालकता कब प्राप्त होगी, जब Na+ तेजी से यहाँ जाए और Cl- तेजी से यहाँ जाए, तभी तो चालकता ज़्यादा होगी। अर्थात जितना फास्टली और जितने ज़्यादा अणु इसमें गमन करेंगे, मतलब अगर इसके अंदर हमने 100 अणु लिए और वो 100 के 100 अणु वियोजित होकर इधर से उधर भागने लग जाए जल्दी जल्दी, तो वो क्या होगी, उसकी चालकता बढ़ जाएगी, धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमें यही चीज़ नोटिस करनी है कि ये इसके गमन को कौन कौन प्रभावित करेगा। तो इसके अंदर पहला कारक जो है बच्चों, वो है हमारा अंतर आयनी आकर्षण बल। क्या है बच्चों, अंतर आयनी आकर्षण। इसका मतलब क्या हुआ, अंतर मतलब आयन, मतलब अर्थात दो आयनों के मध्य का आकर्षण बल। मान लीजिए ये हमने लिया कोई पदार्थ A+ B-, अर्थात इनके बीच आकर्षण बल कितना है। आप खुद सोच के देखिए कि ये जो दो हैं हमारे पास, इनके बीच आकर्षण बल जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये एक आयन और ये दूसरा आयन, इनके बीच का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये आयन अलग अलग हो पाएंगे क्या? जब तक ये आयन अलग अलग नहीं होंगे, ये एक जगह से दूसरी जगह गमन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अर्थात गमन करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, एक आयन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वो आयन क्या होना पड़ेगा, अलग अलग होना ही पड़ेगा। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, इनके बीच आकर्षण बल क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये दोनों आयनों के बीच आकर्षण बल क्या है, बहुत ज़्यादा। अब जब तक इनका आकर्षण बल बहुत ज़्यादा रहेगा तो क्या वो आयन गमन करेगा, नहीं। अर्थात ये मतलब हुआ कि अंतर आयनिक आकर्षण बल अधिक होने से यहाँ चालकता क्या होगी, घट जाएगी। आप खुद सोच के देखिए, NaCl है, एक तरफ से मैं मान लूँ NaCl है, ये इसी रूप में रहा, ये वियोजित नहीं हुआ। Na और ये Cl, इनके बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, ये वियोजित हुआ ही नहीं, ये Na+ और Cl- के रूप में आया ही नहीं। तो क्या ये एक, अगर ये अलग अलग नहीं होंगे तो ये गमन नहीं कर पाएंगे। अगर अलग होगा तभी तो Na+ के रूप में रहेगा। अगर ये अलग नहीं हुआ तो ये जुड़ा हुआ रह जाएगा। अर्थात जुड़ा हुआ अगर रह गया तो फिर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जुड़ी हुई अवस्था में यहाँ पर इसमें प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। अर्थात ये इसको खींच ही नहीं पाएगा। भाई ये माइनस वाला है, किसको खींचेगा, प्लस को खींचेगा, और ये इस रूप में है नहीं, ये NaCl के रूप में, तो ये माइनस जो इलेक्ट्रोड है ये इसको अपनी ओर खींच ही नहीं पाएगा जब तक। अच्छा बताओ, ये जो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है ये किसको खींचेगा, Na+ को कि NaCl को? सीधा सा आंसर है मैडम, NaCl को तो खींच ही नहीं सकता, क्योंकि इस पर कोई आवेश ही नहीं है इस समय। इस पर समान आवेश है, प्लस और माइनस, अर्थात कैंसिल हो गया। लेकिन Na+ जो है वो डायरेक्ट खींच जाएगा। अर्थात अब हमको समझ में आ गया, आयन कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। जब तक आयन अलग से नहीं होगा वो खींचेगा नहीं। तो सीधी सी बात क्या होगी बच्चों, आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा चालकता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। अर्थात आकर्षण बढ़ने पर चालकता क्या होने लगती है, कम। अब निश्चित रूप से एक सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में कि मैडम Na+ और Cl- में तो आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, तो अब आप इसको कैसे गमन करा रहे हो? तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बच्चों, NaCl जब ठोस अवस्था में होता है तो उस समय क्या रहता है, ये इस रूप में रहता है। लेकिन जब इसको हम पानी में डालते हैं तो पानी से, देखो पानी और H2 NaCl, जब NaCl पानी में जाता है तो उस समय जल में वियोजन होने के कारण यहाँ जल योजन ऊर्जा होती है। अर्थात जब कोई पदार्थ पानी में घुलता है तो उस समय एक ऊर्जा निष्कासित होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जल योजन ऊर्जा कहते हैं।
जब भी कोई पदार्थ किस में जाता है, पानी में जाता है, अर्थात पानी में उसका योग होता है, योजन मतलब योग, अर्थात किसी पदार्थ के साथ जब पानी जुड़ता है तो क्या बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। और ये जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो इन आयनों के बीच का आकर्षण जो बल है, ये जो आकर्षण बल है ना इनके बीच का, इसको खत्म कर देती है और इन आयनों को क्या कर देती है, दूर दूर कर देती है। और जब दूर दूर हो जाते हैं ये आयन तो उस समय ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने लायक हो जाते हैं, अर्थात प्लस और माइनस एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं। मैं इसके अंदर धारा इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड ना लगाऊं तो ये निश्चित सामान्य रूप से गति करेगा, लेकिन जैसे ही हमने क्या लगा दिए, कैथोड एनोड लगा दिए, तो ये तेजी से खींचते हैं एक दूसरे की तरफ, ये यहाँ खींचेगा और ये यहाँ खींचेगा। आई बात समझ में बच्चों आपको कि मैं किस तरह से बताना चाह रही हूँ आपको? बिल्कुल मैं निश्चित रूप से कहूँगी इनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इस आकर्षण बल को तोड़ता कौन है? पानी तोड़ता है। कौन तोड़ता है? पानी। पानी ऐड जैसे ही होता है तो ऊर्जा बाहर निकलती है, ये ऊर्जा जो होती है इन दोनों के बीच का आकर्षण बल तोड़ देती है और इस Na+ और Cl- को अलग कर देती है। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर ये जलयोजन ऊर्जा ज्यादा है तो इस आकर्षण को कम कर देगी और चालकता बढ़ जाएगी। लेकिन मान लीजिए हमारे पास कोई पदार्थ आ गया, जैसे मान लीजिए मैंने कहा बेरियम सल्फेट, अगर आप इसके अंदर पानी ऐड करोगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता, ये दोनों आयन अलग अलग हो ही नहीं पाते, इस वजह से यहाँ चालकता क्या रह जाती है? कम रह जाती है। तो बच्चों सीधा सा मतलब ये समझ लेना। अभी हम इस चीज बात क्यों नहीं कर रहे कि ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? चालकता की बात कर रहे हैं। ये अलग टॉपिक चला जाएगा बच्चों, विलेयता। अगर आपको लगे कि मैडम विलायकन का पूरा कंसेप्ट हमें समझना है कि कोई चीज विलेय होगी या नहीं होगी, तो मैं विलायकन पर वीडियो बना दूंगी अगर आप कहेंगे तो। लेकिन यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो किसका चल रहा है? चालकता का। तो चालकता में सिर्फ इतना याद रखिए, आयनों का अलग होना जरूरी है तो ही ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर पाएगा, और गमन करेगा तो ही चालकता होगी। ठीक है, तो ये निश्चित रूप से समझ में आ गया, आकर्षण और ये चालकता। क्लियर हुई चीज? नोट्स की चिंता मत कीजिएगा, मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ कि मैडम कैसे नोट करना है। इसमें से आपको नोट करना ही नहीं है, इसमें से क्या करना है? आपको केवल वीडियो आराम से समझना है, आपको और कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट बस समझते जाइए वीडियो को। ठीक है, नोट तो आप बाद में कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको इसकी PDF का, टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप नोट कर इसको डाउनलोड करके अब आराम से PDF में से नोट्स लिख लीजिएगा। तो अंतरायनिक आकर्षण हो गया अपने पास। अब आती है दूसरी चीज। ठीक है बच्चों, अब दूसरा पॉइंट क्या है? वो है आयनों का विलायकन। देखिए बच्चों, मैं यहाँ से आपको बता दूं, विलायकन का मतलब होता है विलायक में घुलना। विलायक क्या है? जल है, तो हम इस विलायकन को जल योजन भी कह सकते हैं। अर्थात इस पॉइंट का मतलब क्या है? पानी में पदार्थ का घुलना, पानी में पदार्थ का घुलना। ठीक है, और पदार्थ में क्या होते हैं? आयन, एक धनावेशित आयन और एक ऋणावेशित आयन। तो पानी में ऋणावेशित आयन और धनावेशित आयन दोनों अगर हो गए तो पानी में धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयन किस प्रकार से घुल रहे हैं वो इसका मतलब है। ठीक है, अब देखिए मैं इसका कंसेप्ट आपको बता दूं, जितना ज्यादा विलायकन होगा अर्थात जितना ज्यादा पदार्थ घुलेगा उसकी चालकता उतनी ही कम होगी। अभी तो पल्ले ही नहीं पड़ा होगा कि मैडम ये क्या बोल दिया कि विलायकन जितना ज्यादा होगा चालकता कम होगी। कैसे होगी? चलो हम बताते हैं अब आपको। ये मान लीजिए कोई पदार्थ है AB, जिसके अंदर प्लस और ये क्या है? माइनस है। होता क्या है, जब इसके अंदर हम पानी ऐड करते हैं तो यहाँ पर A+ और ये B- अलग अलग हो गए। इनके चारों तरफ किसकी परत बनती है बच्चों? पानी की परत बनती है, अर्थात H2O 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 H2O, इस तरह से पानी की परत बनती है। नहीं समझ में आया कैसे बनती है? चलो और क्लियर करते हैं। ये A+ है, H2O को कैसे लिखते हैं हम? OH, H2S लिखते हैं, H2O HOH, O पर क्या होता है? माइनस, H पे क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, अर्थात ये जो धनावेशित आयन है प्लस और ऑक्सीजन का ऋणावेशित, इसके बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये नेगेटिव आयन, इसी तरह से ऑक्सीजन और ये H, इस तरह से पानी के अणु चारों तरफ से इसको क्या करते हैं? घेर लेते हैं। घेर गए यहाँ से, अब समझ में आ गया होगा। ये प्लस है और इसके पास क्या आ रहा है? माइनस, इसलिए मैंने चारों तरफ क्या लिख दिया? H2O। अब खुद दो सोचिए, प्लस है ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, आकर्षण कर लेगा। तो इस तरह से ये B- की चारों तरफ बन जाती है पानी की परत। अब कहोगे मैडम यहाँ तो माइनस आपने दिखा दिया, कोई बात नहीं, H2O में प्लस को दिखा दो हमें। ये लो H+ और OH,
ये प्लस वाला जो होता है H का, वो इसके साथ बंध बना लेता है, अर्थात आकर्षण हो जाता है। इस प्रकार से A+ और B- दोनों के पास किसकी परत बनने लगती है? पानी की परत बनने लगती है। अब आप खुद सोच के देखिए, यहाँ से जब पानी की परत इसके चारों ओर बन जाएगी, चलो और आसान करते हैं इस चीज को, अपन कैसे बताते हैं। ये A+ आयन है, अभी तो इतना छोटा सा ही था, इसको जब तक पानी में नहीं घोला, लेकिन जैसे ही आपने इसको पानी में घोला तो चारों तरफ किसकी परत बन गई? H2O की परत बन गई ना H2O। अब इसकी त्रिज्या देखिए कितनी हो गई, इतनी हो गई। मान लीजिए इसकी एक और परत बन जाए पानी की इसकी चारों तरफ, तो इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो गई? इतनी हो गई। अर्थात अब ये आयन इतना सा ना रहकर इसका एक आयन कितना बड़ा हो गया? ये यहाँ से हो गया या नहीं हो गया? खुद सोच के देखिए, जब तक आयन इस रूप में था तब तक कैसा था? ये जलयोजित नहीं था, लेकिन जलयोजित ये जो आयन अपना बना, इसको हम क्या कहेंगे? जलयोजित आयन। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? जलयोजित आयन। अर्थात पानी जुड़ने के बाद, पानी जुड़ने से पहले इस रूप में था, लेकिन पानी जुड़ने के बाद इसका आकार क्या हो गया? बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो इसका मतलब आयन कैसा हो गया? मोटा हो गया। कैसा आयन हो गया? ये मोटा आयन हो गया कि नहीं हो गया? अब आप खुद बताओ, ये तो पतला सा रह गया और ये मोटा रह गया, भगने की क्षमता किसकी ज्यादा होगी? मोटे की, पतले की? सीधी सी बात है, पतला तेजी से भगेगा और मोटा देरी से भगेगा। तो जैसे जैसे आयन बड़ा होता जाता है ना बच्चों, ये आयन मोटा तो नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? आयन कैसा हो जाता है? भारी हो जाता है। और हम कहते हैं भाई जिस चीज में वेट ज्यादा होता है वो जल्दी से भाग नहीं सकता, तो ये आयन भारी होने लगता है, जिसकी वजह से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है। और जब गमन ही क्षमता कम हो जाएगी तो आवेश प्रवाह की दर घट जाएगी और चालकता क्या होगी? घट जाएगी। तो सीधी सी बात हो गई, जो आयन जितना ज्यादा जलयोजित, मान लो कोई आयन है A, एक आयन है अपने पास P और एक आयन है अपने पास Q। अगर मान लीजिए ये आयन सबसे ज्यादा जलयोजित हुआ तो इसके चारों तरफ पानी की परतें क्या होंगी? बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ेंगी। मान लीजिए इसका जलयोजन कम हुआ तो इसके पास पानी की परत एक ही आएगी, इसका जलयोजन हुआ ही नहीं तो इसके पास पानी की परत आएगी ही नहीं। तो जलयोजित आयन जितना ज्यादा होगा उसकी पानी की परतें उतनी ज्यादा जुड़ती जाएंगी और वो आयन उतना ही भारी होता जाएगा। अर्थात विलायकन जितना ज्यादा होगा चालकता उतनी ही कम होगी। सीधी सी बात ये है बच्चों। तो कहने का अर्थ अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर पानी की परत जुड़ती है तो उस विलायकन होने पर पानी की परतें साथ साथ जुड़ती जाएंगी। इलेक्ट्रॉन नहीं है, परमाणु नहीं है। सोचो कि बीच में परमाणु और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ऐसा नहीं है। ये तो बीच में आयन है अपना और चारों तरफ किसकी परतें बनने लग गई हैं? H2O की। तो यहाँ से यहाँ तक की जो होगी ये क्या हो गई? जलयोजित आयन की त्रिज्या। जलयोजित आयन की त्रिज्या। समझ में आ गई बात बच्चों? बहुत ही मतलब बेसिक कंसेप्ट से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्लास में भी बच्चों इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं आपको इतना डिटेल में समझा पाऊँ। वीडियो के माध्यम से आसान है, बल्कि समझाना हमें यहाँ पर टाइम खूब सारा है कि अपने पास के कितना ही समझा दो उस चीज को। तो डिटेल्ड में समझा रहे कंसेप्ट को लेके। तो जलयोजित आयन की त्रिज्या बड़ी होती है, जबकि अगर जलयोजन कम होता है तो वो आयन की त्रिज्या क्या होती है? छोटी होती है। तो आयन की त्रिज्या क्या होती है? यहाँ पर जो जलयोजित कम हुआ उसकी त्रिज्या कैसी होगी? छोटी होगी। यहाँ सीधे कह दें ये आयन कैसा होता है? भारी हो जाएगा और ये आयन कैसा होगा? कम भारी होगा। अर्थात इसका वेट कम होगा, इसका वेट ज्यादा होगा। अर्थात चालकता किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। आप कहेंगे मैडम पता कैसे चलता है कि जलयोजन इसका होगा और इसका नहीं होगा? तो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं। आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, आयन जितना छोटा होगा, आयन जितना छोटा होगा उसका जलयोजन उतना अधिक होगा। आयन जितना छोटा होगा उसका जलयोजन उतना अधिक होगा। आई क्लियर समझ में? आयन छोटा होगा, जलयोजन क्या होगा? ज्यादा होगा। आयन छोटा होगा, जलयोजन ज्यादा होगा। अब आपको मैं कंसेप्चुअल बता दूं। जैसे मान लीजिए लिथियम क्लोराइड है और सीजियम क्लोराइड है, दोनों को पानी में घोल दिया। पानी में घोला लिथियम आयन और ये सीजियम आयन। याद कीजिए ऊपर से नीचे आते हैं, हेलिना का रिबन किसने फाड़ा? ये इसकी ट्रिक होती है। लिथियम आयन 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 आयन, ये छोटा होगा और ये कैसा होगा? बड़ा होगा। अर्थात जलयोजन लिथियम आयन का क्या है? अधिक है। छोटे आयन का जलयोजन, आयन जितना छोटा होगा जलयोजन उतना ज्यादा होगा। दूसरी बात यहाँ से जलयोजन अधिक, ठीक है। आयन जितना बड़ा होगा
जलयोजन उतना ही क्या होगा, कम होगा। एक चीज मैं बता दूं, आपसे पूछी जाए कि जलयोजित लिथियम क्लोराइड, जलयोजित लिथियम आयन और जलयोजित सीजियम आयन, इन दोनों में से चालकता किसकी ज्यादा है, तो इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि जलयोजन होने के बाद इसका आकार कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जबकि इसका आकार उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कह दे पिघली हुई अवस्था में, इसका एक तो स्थिति यह है कि इन दोनों किस में घोल दिया, पानी में घोल दिया। एक स्थिति यह है कि लिथियम क्लोराइड को क्या कर दिया आपने, पिघला दिया, पानी ऐड नहीं किया। लिथियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, इसको पिघला दिया। पिघलाते समय तो पानी नहीं है ना, सीजियम क्लोराइड को पिघलाया, पानी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से बच्चों, अगर इसको आपने पिघलाया है तो पिघलाते समय कौन सा आयन है इसमें, लिथियम आयन, केवल लिथियम आयन। आपने इसको पिघलाया, सीजियम आयन। अब बताओ बड़ा कौन सा है, पानी नहीं है, पहले ही कह रही हूँ, तो छोटा ये है और बड़ा ये है। तो एक छोटा और बड़ा, इन दोनों में से कौन तेज भागेगा, जो जितना छोटा होगा वो उतना हल्का होगा। वहां भी कंसेप्ट यही था बच्चों, जलयोजन होने के बाद वो आयन बड़ा हो गया था, जलयोजन आयन से बड़ा होने के कारण वो हैवी हो गया। इसमें जलयोजन हुआ ही नहीं, केवल पिघलाया है, मेल्ट किया है उसको, केवल गलित अवस्था में लिया है। तो छोटा होगा तो हल्का होगा, और हल्का होगा तो फिर ये तेजी से भाग सकता है। अर्थात अगर ये पिघली हुई अवस्था में आपसे पूछे तो इसकी ज्यादा होगी चालकता, लेकिन जलयोजित अवस्था में पूछे तो इसकी ज्यादा होगी। आगे बात समझ में, चलो क्वेश्चन बना देते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया है, जलयोजित अवस्था में निम्न की चालकता का क्रम लगाइए। कौन कौन से लिए, ये ले, लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबीनियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। जलयोजित अवस्था में कौन कौन से आयन मिलेंगे, लिथियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबीडियम आयन और सीजियम आयन। जलयोजित अवस्था है, छोटा आयन कौन सा है, ये वाला है इस समय, और सीजियम कौन सा है, ये बड़ा आयन है। लेकिन जैसे इसके अंदर पानी ऐड होने लगेगा, लिथियम आयन का आकार क्या होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा। ये तो लिथियम है बीच में, और ये जुड़ेगी पानी की परतें, लिथियम कैसा हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन ये वाला जलयोजित में क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। लेकिन जलयोजित अवस्था में जो सीजियम आयन था, इसका ये आयन बड़ा होता है, इसलिए इसका जलयोजन हो ही नहीं पाया, केवल एक ही परत रह गई, तो यहाँ पर इसका आकार छोटा रह गया। तो जलयोजित अवस्था में अगर क्रम लगाया जाए तो उस स्थिति में यहाँ चालकता का क्रम ये होगा, क्योंकि उस स्थिति में ये वाला आयन जलयोजित अवस्था में कैसा रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। ये कैसे है, बिना जल के, मतलब बिना पानी, पानी नहीं है जब तो ये बड़ा है, ठीक है, और पानी जुड़ गया तो फिर ये बड़ा हो गया। ठीक है, जलयोजित अवस्था में किसका होगा क्रम, सीजियम क्लोराइड की चालकता ज्यादा होगी बजाय इसके। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन आ जाए इस तरह से, निम्न का पिघली हुई अवस्था में क्रम लगाइए। पिघली हुई अवस्था में चालकता क्रम लगाइए। ठीक है, इस तरह से आ जाए, यहाँ वही सेम दे दे, चालकता जो है वो इन आयनों के कारण है, क्योंकि Cl तो सेम है। तो उस स्थिति में मैं आपसे कह दूं कि छोटा आयन कौन सा है, सीधी सी बात है, वो कौन सा है, लिथियम आयन है, क्योंकि पानी है ही नहीं, पानी है ही नहीं तो वही छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, और सीजियम आयन सबसे बड़ा, सबसे हैवी आयन होगा ये वाला। लेकिन पानी अगर डल जाएगा तो फिर लिथियम सबसे बड़ा हो जाएगा। तो जितना छोटा आयन होगा चालकता उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन जलयोजित होने के बाद चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो समझ में आ गया ये पॉइंट। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट, इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझाया है। तीसरा बिंदु है विलायक की विस्कासिता। सॉरी, अपना 2 बिंदु तो हो गए, तीसरा बिंदु क्या है, विलायक की विस्कासिता। विस्कासिता का मतलब बच्चों गाढ़ापन, किसका क्या होगा इसका मतलब, गाढ़ापन। गाढ़ापन मतलब श्यानता। अगर मान लीजिए आपने जो लिया है पानी, जो भी आपने विलायक लिया वो कैसा है, गाढ़ा है, अर्थात श्यानता जितनी ज्यादा है विलायक की, उतना ही जहाँ पे चालकता होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा। खुद याद कीजिए, एक तो शहद में घोले कोई चीज
और एक पानी में घोलें। कौन ज़्यादा गाढ़ा है? शहद ज़्यादा गाढ़ा है, और गाढ़ा है तो इसका मतलब बीच का आकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। आकर्षण बल ज़्यादा हो गया तो आयन अलग अलग हो ही नहीं पाया। तो अर्थात विस्कासिता क्या करती है? विस्कासिता अगर जितनी ज़्यादा होगी उधर चालकता उतनी ही कम होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपने पास। अब अपने पास आता है विलयन की सांद्रता। सांद्रता कैसे करेंगे हम? देखिए यहाँ पे विलयन की सांद्रता, मान लीजिए हमने यहाँ से क्या करा है, ये अपन ने पानी लिया, इस तरह से ले लिया हमने, ठीक है। इसके अंदर क्या डाला हमने? इसके अंदर हमने डाला 2 ग्राम NaCl, ठीक है। इसके अंदर हमने डाला 10 ग्राम NaCl, इसके अंदर डाला हमने 15 ग्राम NaCl। पानी सभी के अंदर सेम है, यहाँ 100 ml पानी है, यहाँ भी 100 ml पानी है, और यहाँ भी क्या है? 100 ml पानी है। कौन सा विलयन सबसे ज़्यादा सांद्र है? 15 ग्राम वाला सबसे अधिक सांद्र है, सांद्रता सर्वाधिक, ठीक है। अब आप खुद सोच के देखिए, सांद्रता ज़्यादा है, इसका मतलब मैं ऐसे कह दूँ, इसके अंदर 2 ग्राम को मैं ऐसे मान लूँ एक बार कि 2 Na+ आयन और 2 Cl-, यहाँ 10 Na+ और यहाँ 10 Cl-, 15 Na+ और 15 Cl आयन। एक तो यहाँ पे 2 ही Na आयन है, एक आयन और ये 2 आयन। अब इस कंडीशन में आराम से दौड़ लगाने के लिए, गमन करने के लिए इसको जगह ज़्यादा मिलेगी, इसको जगह थोड़ी कम मिलेगी, और इसको तो बहुत कम मिलेगी। 15 लोग एक साथ अगर एक जगह दौड़ लगाएं तो क्या होंगे? टक्कर होंगी या कि नहीं होंगी? वो कहेंगे भैया 15 लोगों को दौड़ाना है तो थोड़ा स्पेस तो ज़्यादा करो। अगर आपको इस विलयन की चालकता बढ़ानी है तो इसमें 100 ml की बजाय आप इसके अंदर पानी ऐड कर दो। जैसे जैसे पानी ऐड ज़्यादा करते जाओगे स्पेस मिलता जाएगा, स्पेस मिलता जाएगा, तो इसका मतलब उसको गमन करने की क्या मिलती जाएगी? जगह मिलती जाएगी। एक तो चीज़ ये होती है। दूसरा, पानी बढ़ाने से होगा क्या? पानी बढ़ाने से सांद्रता घट जाएगी। कैसे घट गई भाई? अभी तो 15 ग्राम प्रति 100 ml है, आपने मान लीजिए 1 लीटर कर दी तो 15 ग्राम कितने में हो जाएगा? 1 लीटर में हो जाएगा। सांद्रता घट गई। पहले 100 ml के अंदर 15 ग्राम आ रहा था, अब 1 लीटर में 15 ग्राम आ रहा है, तो 100 ml में तो बहुत कम रहेगा, इसके हिसाब से तो बहुत कम रहेगा ना। तो पानी बढ़ाने से सांद्रता घटने लगती है और चालकता बढ़ती है। तो सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी बच्चों, चालकता उतनी ही क्या होगी? कम होगी। तो कितना अच्छा हो रहा है अपने पास, सब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। आकर्षण ज़्यादा, चालकता कम, विस्कासिता ज़्यादा, चालकता कम, विलायकन ज़्यादा, चालकता कम। तो सांद्रता बढ़ेगी तो चालकता घटेगी, लेकिन तनुकरण बढ़ता है। लेकिन अगर पानी मिलाते जाएंगे तो चालकता बढ़ती जाएगी। एक कारण ये भी होता है बच्चों, वियोजन की मात्रा बढ़ने लग जाती है तनुकरण होने पर। जहाँ केवल अभी NaCl का एग्जाम्पल था इसलिए सारे अणु वियोजित दिखाए हैं, लेकिन एग्जाम्पल अगर एसिटिक अम्ल का ले लूँ तो यहाँ इस कंडीशन में जैसे जैसे आप पानी की मात्रा 100, 200, 300, 400 ml बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ अणु वियोजित होने चालू हो जाएंगे, अर्थात ज़्यादा अणु वियोजित होंगे। अर्थात तनुकरण बढ़ाने से वियोजन भी बढ़ता है, जगह भी ज़्यादा मिल जाती है दौड़ लगाने के लिए, और दौड़ जितनी ज़्यादा बढ़िया लगेगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? वहाँ पे चालकता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ से आपको ये चीज़ तो प्रबल के लिए बता दी मैंने आपको कि एक तो यहाँ स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा इसको दौड़ लगाने के लिए, ऐसे मत लिख देना वहाँ पे दौड़ लगाने के लिए स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी। ये केवल मेरी लैंग्वेज है समझाने की, ठीक है। कि दिमाग में हमें केमिस्ट्री तो पढ़नी है लेकिन कॉम्प्लेक्स होके नहीं पढ़नी है कि मैडम कैसे हो गया इस विलयन की सांद्रता से। तो हम थोड़ा ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं डेली लाइफ वाले कि एक जगह मान लो ये आयन दौड़ लगा रहे हैं तो अगर ज़्यादा आयन हो गए तो इसका मतलब दौड़ लगाने में दिक्कत आएगी, तो सही है स्पेस तो चाहिए। दूसरी बात, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर पानी बढ़ाते जाएंगे तो तनुकरण क्या होगा? बढ़ता जाएगा, तो वियोजन की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। तो मेन आंसर जो वहाँ पे लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है कि पानी बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ने लगती है। और तीसरी चीज़ बताऊँ क्या होने लगता है? जैसे जैसे पानी बढ़ाएंगे ना, जैसे मान लो ये Na+ और Cl- ये कितने पानी में? 100 ml पानी में। इस समय इनके बीच की दूरी क्या रहेगी? कम रहेगी। लेकिन मैंने मान लो 100 ml की बजाय इनको उठा के मैंने ऐसी जगह डाल दिया जहाँ कितना पानी है? 10 लीटर पानी। अब 10 लीटर पानी तो छोटे से पात्र में आएगा नहीं। मैंने इनको उठा के, इस NaCl वाले को उठा के 100 ml पानी तो एक गिलास के अंदर आ जाएगा, लेकिन मैंने इस NaCl को उठा के किस में डाल दिया? बाल्टी में डाल दिया। कितना डाल दिया? बाल्टी। बाल्टी में कितना पानी? मान लो 20 लीटर पानी है अपने पास, बाल्टी में कितना पानी है? 20 लीटर पानी है।
तो अब आप सोचोगे बिल्कुल मैडम Na+ और Cl- के बीच की क्या बढ़ जाएगी, जगह बढ़ जाएगी, अर्थात इनके बीच का अगर ये पास रहेंगे तो आकर्षण क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। लेकिन जैसी ही जगह बढ़ेगी इन दोनों के बीच में तो आकर्षण बल क्या होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। और आकर्षण कम होने लग जाएगा तो इनको दौड़ लगाने के लिए इनको क्या मिल जाएगा, प्रॉपर जगह मिल जाएगी। तो यहाँ से पानी बढ़ाने से क्या होने लगता है, यहाँ पे अंतर आणिक आकर्षण बल की मात्रा भी कम होने लगती है। तो यहाँ से मैं कह दूं कि तनुकरण बढ़ाने से या पानी बढ़ाने से सांद्रता घटती है, तो तनुकरण बढ़ाने से वियोजन की मात्रा बढ़ती है तथा अंतर आयनिक आकर्षण बलों में भी कमी आती है। अंतर आयनिक आकर्षण बलों में भी कमी आती है, अतः चालकता बढ़ती है। क्लियर हो गई चीज? तो कभी भी केमिस्ट्री को रटना नहीं है, यहाँ पे क्या करना, आपको समझते हुए चलना। हर एक चीज को, हर एक चीज समझते हुए चलोगे ना इस तरह से डायग्रामेटिकली, देखना चीज कितनी आसान होती चली जाएंगी सारी। अब अपने पास है पांचवा बिंदु। पांचवा बिंदु कहता है टेम्परेचर का इफेक्ट, ताप का प्रभाव क्या होता है। हालांकि मैं आपको पिछली वाली वीडियो में समझा चुकी थी ताप का प्रभाव क्या होता है यहाँ से, फिर भी अब हम समझ लेते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। सीधी सी बात है, वही गर्म पानी और ठंडा पानी। गर्म पानी अगर हम कह दें यहाँ पे, तो गर्म पानी अगर कह दे तो इसका क्या होगा, उसकी गर्म पानी की ऊर्जा किसको मिलेगी, उसमें उपस्थित आयनों को मिलेगी। ये देखो यहाँ से, ये अपन ने लिया पानी, इसके अंदर क्या डाला, Na+ और Cl-। ठीक है, वही कैथोड एनोड तो आप लगा ही देंगे, ज्यादा इनकी बात हम कर नहीं रहे हैं। नीचे से इस पानी को क्या कर दिया हमने, गर्म कर दिया। गर्म करेंगे तो ये डायरेक्ट ऊर्जा किसको मिलेगी, पानी को मिलेगी। पानी को मिलेगी तो पानी किसको देगा, Na+ को देगा। जैसे ही इसको देगा, इसको ऊर्जा मिल गई, बहुत सारी ऊर्जा मिल गई। एक जगह टिका रहेगा क्या बच्चों, पानी को जैसे ही ऊर्जा मिलेगी इसकी किस में वृद्धि होगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। और गतिज ऊर्जा में वृद्धि जब होती है आयन की, तो इसका मतलब गति ऊर्जा अर्थात गति करने में वृद्धि होगी, अर्थात गति तेज स्पीड से करने लगेगा। और इस वजह से क्या होने लगेगा, यहाँ पे इसमें, यहाँ पर इसकी चालकता बढ़ जाएगी। बच्चों जितना तेज दौड़ेगा उतनी जल्दी क्या होगा, उतना ही धारा प्रवाहित ज्यादा होगी, अर्थात चालकता बढ़ेगी। क्योंकि धारा प्रवाह की दर ही क्या होती है, वही होती है हमारी धारा प्रवाह की, सॉरी आवेश प्रवाह की दर ही क्या है हमारे पास, धारा है। आवेश पॉजिटिव आवेश है ये, जैसे जितनी जल्दी गमन करेगा धारा उतनी ही ज्यादा बहेगी, अर्थात चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये टेम्परेचर आया है एक, जिसने अकेले ने क्या कहा है। तो हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीजें पढ़ी बच्चों। यहाँ से देखो, यहाँ से चलो, पहला बिंदु हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था आकर्षण बल, है ना। आकर्षण अगर ज्यादा होगा तो चालकता क्या होगी बच्चों, कम होगी। चालकता क्या होगी, यहाँ से कम होगी, अर्थात ये, सॉरी गलती से लिख दिया, इसको ऐसे लिखेंगे, आकर्षण व्युत्क्रमानुपाती किसके है, चालकता के। ठीक है, चलो वही नोट्स में से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। नोट्स तो क्या जो भी पढ़ा है, तो आकर्षण बढ़ाते हैं, अंतर आयनिक आकर्षण ज्यादा होगा तो चालकता घटेगी। ठीक है, अगर जलयोजन बढ़ेगा तो चालकता क्या होगी, घटेगी। दोनों बिंदु क्या हो, घटेंगे। देखो यहाँ से विस्कासिता अगर बढ़ेगी तो चालकता क्या होगी, घटेगी। तीसरा बिंदु भी यही कह रहा है, चौथा बिंदु भी यही कह रहा है, सांद्रता जितनी ज्यादा होगी चालकता उतनी ही कम होगी। एक अकेला बिंदु टेम्परेचर है जो क्या कहता है यहाँ से कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो चालकता क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। यहाँ से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा अब कि तापमान बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, किसकी, विद्युत अपघटनी की। लेकिन धात्विक चालकों की चालकता घटती है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये 5 बिंदु थे चालकता को प्रभावित करने वाले कारक के, जो आपको मैं आशा करती हूँ समझ आ गए होंगे। कोई यहाँ से प्रॉब्लम आपको नहीं होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से हम जो बात करेंगे नेक्स्ट, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं बच्चों, ये जानेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल, मैं फिर से कहती हूँ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप जो भी मेरी वीडियो देखें उसमें एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखा करिए, क्योंकि मैंने जो भी चैप्टर पढ़ाए होते हैं बच्चों वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है हर एक चैप्टर की। जैसे ही आप चैनल पर जाएंगे, चैनल पे जाना कैसे है, नीचे देखो नाम आ रहा होगा चैनल का, कुक्कू केमिस्ट्री, उस पर
आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको चैनल खुल जाएगा मेरा, जहाँ से आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करके जितने भी चैप्टर मैंने अभी तक बनाए हैं वो सभी आपको एक साथ वहाँ पर मिल जाएंगे। बस आपको सिंपली क्या करना है, चैनल का नाम नीचे आ रहा है आपका वीडियो के नीचे, वहाँ क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएंगी बच्चों। तो बच्चों अपने आगे फ्रेंड्स से भी इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो मैं मानूंगी मेरी मेहनत सफल हो रही है आप तक ये सब मटेरियल पहुँचाने में। धन्यवाद।